चलिए, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करना चाहेंगे और कंटिन्यू करते हैं आज हम क्लासेस को। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सीआरपीसी। तो सीआरपीसी का जो चैप्टर है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, चैप्टर 31 के बारे में। इसका एक सबसे पहले तो शॉर्ट व्यू देख लेते हैं। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 हम लोग पढ़ रहे हैं, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। इसके जो सेक्शन है, सेक्शन 406 से लेकर के 412 तक डिफाइन किए गए हैं। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और आपसे बोलना चाहूँगा ये वीडियो मैं यूट्यूब पर भी अपलोड करना चाहता हूँ, तो वहाँ पर अगर आपको ठीक लगता है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। चलिए गाइस, आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं क्लासेस को, ज़रा ध्यान दीजिएगा। हम लोग सबसे पहले एक शॉर्ट नज़र में देखते हैं कि आपराधिक मामलों का अंतरण। तो चैप्टर रिलेटेड है ट्रांसफ़र ऑफ क्रिमिनल केसेस, इससे रिलेटेड है और सेक्शन 406 से लेकर के 412 तक डिफाइन किए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं 406। उससे पहले एक बार आप लोग थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए, सभी लोगों को आवाज़ आ रही हो, सभी लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही हो, तो जल्दी से एक बार क्लियर यस कर दीजिए। सर। यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। चलिए, स्लाइड पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए, सेक्शन 406 में दिया गया पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफ़र केसेस एंड अपील्स, मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। नेक्स्ट यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 407 में पावर ऑफ हाई कोर्ट टू ट्रांसफ़र केसेस एंड अपील्स, मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 408 में पावर ऑफ सेशन जजेस टू ट्रांसफ़र केसेस एंड अपील्स। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पावर ऑफ सेशन जज टू ट्रांसफ़र केसेस एंड अपील्स, मामलों और अपीलों को अंतरित करने की सेशन न्यायाधीश की शक्ति। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 409 में विड्रॉवल ऑफ केसेस एंड अपील्स बाय सेशन जज, सेशन न्यायाधीशों द्वारा मामलों और अपीलों को वापस लिया जाना। सेक्शन 410 में विड्रॉवल ऑफ केसेस बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का वापस लिया जाना। सेक्शन 411 में मेकिंग ओवर और विड्रॉवल ऑफ केसेस बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों को अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों के हवाले किया जाना या वापस लिया जाना। सेक्शन 412 में रीज़न टू बी रिकॉर्डेड, यानी कि कारणों का अभिलिखित किया जाना। ये एक शॉर्ट व्यू था चैप्टर का, जो 31 है, इससे रिलेटेड। अब चलिए मैं आपको सीधे लेके चला हूँ वेरेट की तरफ। जरा वेरेट पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं और यहाँ पर डिटेल्स हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आप चैप्टर 32 में देख रहे हैं, दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण की बात की गई। इसमें ये जो रिलेटेड है वो मृत्युदंड से रिलेटेड है। इसमें सॉरी, हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 31 को। ये बाय मिस्टेक यहाँ पर नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको यहाँ पर चैप्टर 32 से लेकर के जो चैप्टर 32 है इसके बारे में हम लोग आपको डिस्कस करेंगे। आज हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 31, उसको हम आपको दिखाना चाहेंगे। जरा एक सेकंड लाइन पर रहिएगा प्लीज़। जी, चैप्टर 31 जो डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर 31 को यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपराधिक मामलों का अंतरण। इस बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सेक्शन में ज़रा ध्यान दीजिएगा, 406 पर मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो ऐसे मैटर होते हैं, मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति, उच्चतम न्यायालय कहाँ पर मैटर को ट्रांसफर कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं सबक्लोज फर्स्ट, तो सबक्लोज फर्स्ट की तरफ हम लोग एक नज़र डालते हैं। सेक्शन आप पढ़ रहे हैं 406 सबक्लोज फर्स्ट पर। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जब कभी उच्चतम न्यायालय को यह प्रतीत कराया जाता है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए यह समीचीन है कि इस धारा के अधीन आदेश किया जाए, तब वह निर्देश दे सकता है कि कोई विशिष्ट मामला या अपील एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को या एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ दंड न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ समान या वरिष्ठ अधिकारिता वाले दूसरे दंड न्यायालय को अंतरित कर दी जाए। जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, फिर से इसको समझिए। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 406 का सब क्लोज फर्स्ट, ये 401 है, उससे देखना चाहूँगा 406 का सब फर्स्ट। अब देखिए, ज़रा ध्यान दीजिएगा, जब कभी
क्या कह रहे हैं, उच्चतम न्यायालय को यह प्रतीत कराया जाता है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए यह समीचीन है कि इस धारा के अधीन आदेश किया जाए। कौन सी धारा? जो धारा आप पढ़ रहे हैं, सेक्शन 406 के पढ़। तब यह निर्देश दे सकता है कि कोई विशिष्ट मामला, कोई भी विशिष्ट मामला हो या कोई अपील एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को या एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ दंड न्यायालय से, अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला मैटर क्या था कि एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को, पहला तो ये। दूसरी बात की गई कि एक उच्च न्यायालय से न्यायालय के अधीनस्थ कोई दंड न्यायालय, जैसे हाई कोर्ट है उसके अधीनस्थ कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई भी कोर्ट हो सकता है। दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ समान या वरिष्ठ अधिकारता वाले दूसरे दंड न्यायालय को अंतरित कर दी जाए। इसका मैटर समझ में आया सभी को? नहीं तो ज़रा समझिएगा जल्दी से, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहले क्या कहा कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को क्या कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट केस या कोई अपील की गई है, इनकी बात कर रहे हैं, इनमें से कोई भी ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट। जैसे उत्तर प्रदेश के किसी हाई कोर्ट में कोई मैटर चल रहा है, अगर उन्हें लग रहा है कि न्याय के हितों के लिए इसे एमपी में ट्रांसफ़र करना चाहिए, या फिर केरल में ट्रांसफ़र करना चाहिए, या फिर राजस्थान में ट्रांसफ़र करना चाहिए, तो बिल्कुल ये राजस्थान में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यूपी का केस किसी भी स्टेट में, जैसे कि 29 स्टेट हैं अपने पास, इनमें से किसी में भी लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि इसको न्याय के हित के लिए ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे अभी छोटा सा एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे विकास दुबे से रिलेटेड कोई केस था जो अभी रिसेंट आपने देखा है, घटनाक्रम जो उत्तर प्रदेश में घटा हुआ है, जिसमें उनको एनकाउंटर, कुछ लोग बता रहे हैं एनकाउंटर किया हुआ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो उन्होंने पिस्तौल चुना कर। चलिए ये वाद विवाद का विषय है, पर हम यहाँ पर एक चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर ये केस यूपी के किसी कोर्ट में चल रहा होता, उत्तर प्रदेश के किसी हाई कोर्ट में चल रहा होता, ठीक है। अब अगर लगता है यहाँ पर ये लग रहा है कि यहाँ के जो हाई कोर्ट हैं वो इनका फेवर कर सकते हैं, है ना, तो ऐसी कंडीशन में एक सेकंड रुकिएगा गाइस। तो जो का, हेलो, एक बार थोड़ा सा कंफर्म करना चाहेंगे सभी लोगों से। हेलो गाइस, आवाज़ क्लियर है कि सभी को? कंफर्म कर दीजिए प्लीज़। यस सर। आगे करें हम। ओके गाइस, चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए ज़रा, अगर एक हाई कोर्ट, जिस पर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले थे, यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जैसे कोई मैटर यूपी में अगर चल रहा है, उत्तर प्रदेश के किसी कोर्ट में चल रहा है, और जैसे अभी विकास दुबे के मैटर में लोगों को मालूम है कि उनकी पहुंच बहुत ज़्यादा थी, एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी बहुत अच्छी पहुंच थी, ऐसा टीवी चैनल्स भी बता रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर जरा देखें, अगर मान लीजिए उनका केस यहाँ पर रजिस्टर्ड हो रहा है यूपी के हाई कोर्ट में, तो लोगों को लगता है कि यहाँ पर फेवर हो सकता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट पर कोई भी ऐसी एप्लीकेशन या इनकी तो कोई भी आपत्ति दिखाई जाती, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या करता, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ये मैटर ट्रांसफ़र कर देते हैं। कैसे? यूपी के हाई कोर्ट से कहाँ जा सकते हैं? हर स्टेट में, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, या कोई भी स्टेट हो, सबके पास अपने यहाँ पर सभी स्टेटों में हाई कोर्ट एस्टेब्लिश है। भले ही दो स्टेटों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर अगर उनको लगता है कि यहाँ ट्रांसफ़र एमपी में करना चाहिए या राजस्थान में करना चाहिए, तो बिल्कुल न्याय के हितों के लिए सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में अगर हम यहाँ पर देखें, जरा ध्यान दीजिएगा, तो सेकेंड स्टेप में क्या बात हो रही है कि अब यहाँ पर जैसे कोई एमपी का कोर्ट है और कौन सा है, हाई कोर्ट। अब कहा कि इस हाई कोर्ट के अधीनस्थ कोई भी कोर्ट हो, तो अधीनस्थ कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई भी कोर्ट हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कौन कौन से कोर्ट आते हैं?
यहाँ पर अगर क्रिमिनल में देखेंगे तो सबसे पहले सीजेएम, और सीजीएम के अंडर में आएंगे दो कोर्ट यहाँ पर, जेएमएफसी और जेएमएससी, ऐसे कोर्ट होंगे ना, यही कोर्ट होंगे जनरली। अब इनमें से किसी भी कोर्ट में कोई चल रहा है, हाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये महानगर मजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है ना, इन सब में महानगर भी हो सकते हैं। इनका महानगर अगर जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, 10 लाख या उससे अधिक हो, तो सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग इनको महानगर का दर्जा दिया जाएगा। अब महानगर कोई भी कोर्ट हो सकता है, ये हाई कोर्ट के अधीनस्थ हैं अगर हैं तो। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर ये कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधीनस्थ हैं तो फिर क्या होगा। अब कहा कि अगर कोई केस यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास चल रहा हो यहाँ पर, और कहाँ चल रहा है, एमपी में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो कि हाई कोर्ट के अंडर है। अब यहाँ पर अगर लग रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को ये भी पावर दी गई है कि यहाँ से इस केस को लग रहा है कि यहाँ सुनवाई होनी दिक्कत हो सकती है, या कुछ पार्शियलिटी हो सकती है, या न्याय के हित में ऐसा करना ठीक रहेगा, तो एमपी से अगर वो चाहे तो केरल का या फिर कोई भी स्टेट हो, या जैसे कि राजस्थान का हम लोग ले लेते हैं, या किसी भी स्टेट में आप मान के चलिए, उत्तराखंड का ले लीजिए, तो यहाँ के या तो इसी कोर्ट को, जो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट राजस्थान में भी फर्स्ट क्लास होगा, केरल में भी फर्स्ट क्लास होगा, वही जैसी पोस्टें यहाँ बनाई गई हैं, तो इनके समकक्ष या इनसे ऊपर चाहे तो वो सीजीएम को भी ऐसा केस ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये इतनी सी बात बोल रहा है। सभी को क्लियर हो गया? किसी को कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा प्लीज़। हेलो, नहीं थोड़ा सा बोला करो, आप बोलते नहीं हो, मुझे अच्छा नहीं क्लियर है सर। है ना। बस थोड़ा सा माइक ऐसे ऑन करके ना बोल दिया करो। देखो क्या है ना, ऐसे आप मोबाइल ऐसे ऊपर रख लेते ना, ऐसे सामने ऐसे टेबल पर, और टेबल पर रख करके आप बोले तो बस थोड़ा सा भी करना हाँ यस नो, बस थोड़ा सा ठीक लगता है कि भाई हाँ समझ में आ रहा है आपको, है ना। चले जाओ, रिप्लाई जरूर चाहिए। अगर क्लास में होते तो फिर वो वहाँ समझ रहे हैं ना कौन से वाले होता, आ गया ना तो जोर से क्या बोलते थे, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें किसने कहा था पता है? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र क्या बोस कहा ने। था उन्होंने? सर तो मुझे तुम कौन दो, मुझे मैं तुम्हें खून आज़ादी दो। दूंगा। कि तुम मुझे खून दे जाओ, अपनी आज़ादी ले जाओ, ऐसे ना, ऐसे कहा था क्या? वॉइस में जुनून और हाँ सर। एंथुसियाज्म था है यार, कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूँ, ऐसे कहा था ना, कि तुम लाख खून दे जाओ, एक बोतल और एक बोतल अपनी आज़ादी ले जाओ, ऐसा नहीं कहा था। चलिए हम लोग चलते हैं आगे, बैरक की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आवाज नहीं आ रही सर आप। सच्चे में नहीं आ रही? अरे मैं यस सर, बोलेंगे आप ना, बोल ही नहीं रहे सर। जब मैं बोलूँगा तभी तो आवाज़ आएगी, आप लोग नहीं बोलोगे तो मैं भी ऐसे ही पढ़ाने लग जाऊँगा चुपचाप से, है ना। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 406 का सब क्लोज 2 आप देख रहे हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थोड़ा थोड़ा सा बोलते रहिए, है ना। उच्चतम न्यायालय भारत के महान्यायवादी या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर ही इस धारा के अधीन कार्य कर सकता है। जरा ध्यान देना, उच्चतम न्यायालय भारत के महान्यायवादी या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर, देखो जरा क्या कह रहे हैं यहाँ पर, भारत के महान्यायवादी या जो उससे हितबद्ध पक्षकार है उसके आवेदन पर ही इस धारा के अधीन कार्य कर सकता है, और ऐसा प्रत्येक आवेदन समावेदन द्वारा किया जाएगा जो उस दशा के सिवाय, जबकि आवेदक भारत का महान्यायवादी या राज्य का अधिवक्ता महाधिवक्ता है, शपथ पत्र या प्रतिज्ञान द्वारा समर्थित होगा। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, शपथ पत्र के द्वारा या प्रतिज्ञान के द्वारा समर्थित होना चाहिए कि एक जगह से दूसरी जगह मैटर को ट्रांसफ़र किया जाए। तो तब कब करेंगे, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को ये पावर कब मिलेगी, कब वो कर सकते हैं, जब भारत के महान्यायवादी या कोई हितबद्ध पक्षकार आवेदन करता है तभी।
सब क्लोज 406 का सब क्लोज 3 पर एक जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखिए ये रहा सब क्लोज 3। जहाँ इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कोई आवेदन खारिज कर दिया जाता है, आवेदन को क्या कर दिया है, खारिज, वहाँ यदि उच्चतम न्यायालय की यह राय है कि आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला था, तो वह आवेदक को आदेश दे सकता है कि वह 1,000 रुपये से अनधिक इतनी राशि जितनी वह न्यायालय उस मामले की परिस्थितियों में समुचित समझे प्रतिकर के तौर पर उस व्यक्ति को दे जिसने आवेदन का विरोध किया था। मैटर समझ में आया? ये वाली लाइनें हम लोग कहीं और भी पढ़ चुके हैं ना, याद आया कहीं? अच्छा, देखिए जरा ध्यान दीजिए, जब कोई झूठा केस रजिस्टर्ड कराए तब क्या हो सकता है, कितने तक का प्रतिकर मिल सकता है? प्रतिकर 1,000। 1,000। बिल्कुल, इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखिएगा। सब क्लोज आप कौन सा पढ़ रहे हैं? सेक्शन 406 का, यहाँ पर सब क्लोज 3 और 3 के अकॉर्डिंग बात की गई है कि यहाँ पर 1,000 रुपये से अनधिक इतनी राशि का, 1,000 भी नहीं, इससे कम नहीं मिल सकता, ज़्यादा नहीं, और आवेदन कैसा हो, तो तंग करने वाला था। ठीक, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, परिस्थितियों में समुचित समझे प्रतिकर के तौर पर उस व्यक्ति को दे जिसने आवेदन का विरोध किया था। ये मैटर समझ में आ गया सभी को? चलो अब हम चला नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, चलो ध्यान दीजिएगा। सर सेकंड पॉइंट, सेकंड क्लॉज में एक चीज पूछनी थी। आवेदन जी भाई। पक्षकार के आवेदन में, महान्यायवादी के आवेदन पर, और क्या राज्य के महाधिवक्ता के आवेदन पर भी होगा, कि बस देखिए उन दोनों वो के आवेदन पे होगा? देखो, पहले आप एक चीज़ समझिए, इसमें जो सब क्लोज ऑफ सेकेंड यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सब लोग जरा ध्यान दीजिएगा। सब क्लोज सेकेंड पर मैडम ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन की तरफ जरा ध्यान दीजिए। देखो क्या कर रहे हैं, ये रहा क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय, जो पहले बात की गई कि जो सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ से ध्यान देना, भारत के महान्यायवादी या तो जो भारत का महान्यायवादी है वो बताए कि भाई केस को ट्रांसफर का नाम पढ़ क्या रहे हैं, जरा यहाँ आप सबसे पहले ऊपर देखिए 406 में, मामलों और अपीलों को आमंत्रित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ये पावर है कि वो मामलों जो मैटर आए या तो सीधे उसके पास मैटर आते हैं वो, या अपीलों में। तो प्रारंभिक अधिकार था वो किन केसों में रखता है, जल्दी से बताओ कौन से केसों में रखता है प्रारंभिक अधिकार था अपना? सेक्शन 30, सॉरी आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, ऐसे है ना, या किसी पर्टिकुलर लॉ के द्वारा कुछ ऐसा कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट जहाँ डायरेक्ट सुनवाई कर सकता है ऐसे मैटर्स में। तो हम पहले मानते हैं कि जहाँ फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो वहाँ सुप्रीम कोर्ट को प्रारंभिक अधिकार था, या तो कोई ऐसा मैटर हो, या फिर बात की गई अपीलों को अंतरित करने के लिए, या फिर दूसरा क्या है उसके पास कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केस जाएंगे वो जनरली अपील में जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर अपील में कोई चीज़ गई है यहाँ से, कोई भी मैटर अगर अपील में जाता है और उनको लगता है कि यहाँ पर ये चेंज होना चाहिए, तो देखिए ज़रा यहाँ पे, एक सेकंड गड़बड़ हो गया, एक सेकंड है ना, थोड़ा सा लाइन पर रहिए आप। देखिए, तो यहाँ पर जो पहली बात की गई, कोई मैटर हो, कोई अपील में अगर गए हुए हैं तो उनको क्या करने का, अंतरित करना है। अंतरित कहाँ करेंगे, यहाँ पर सब लोग पहले फर्स्ट पढ़िए। अगर हम यहाँ पर उच्चतम न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि कराया जाता है, उसको नहीं, उच्चतम न्यायालय को प्रतीत कराया जाता है, कौन कराएगा यहाँ पर, तो बात की गई कि उच्चतम न्यायालय उन शक्तियों का प्रयोग तभी करेगा जब या तो कोई महान्यायवादी हो, उन्हें याद दिलाए इस बात के लिए, या कोई उससे रिलेटेड कोई पक्षकार हो, इनमें से कोई भी एक आवेदन करे यहाँ पर। इसके लिए आप देखो कि न्याय के उद्देश्यों के लिए समीचीन है कि इस धारा के अधीन आदेश किया जाए। न्याय के जो उद्देश्य हैं जिसमें नेचुरल जस्टिस की बात की जाती है, प्राकृतिक न्याय की बात की जाती है, तो फिर ही तभी इनको ऐसे फॉलो किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सारे केसेस को अगर वो ट्रांसफ़र करते घूमेंगे तो फिर न्यायालय में सुनवाई हो ही नहीं पाएगी।
तो नेचुरल जस्टिस को अगर फॉलो करना है जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। कई बार ऐसे पावरफुल लोगों के अगेंस्ट में केस रजिस्टर्ड होता है जो कि लगता है कि वो न्यायाधीशों पर अपना प्रभाव बना सकते हैं और केस को अपनी तरफ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कहा गया, तब वह निर्देश दे सकता है कि कोई विशिष्ट मामला या कोई अपील, या तो मैटर हो या कोई अपील हो, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को ट्रांसफ़र हो जाए, या फिर उस उच्च न्यायालय के अधीनस्थ कोई भी कोर्ट चल रहा है उसमें कोई केस है तो दूसरे उच्च न्यायालय के उसी अधीनस्थ कोर्ट में उसके समान हो या उससे अधिकारता में ज़्यादा हो, उसमें उसको मैटर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इतनी बात। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, फिर कहा कि सब क्लोज 2 में कि उच्चतम न्यायालय तब जब भारत के महान्यायवादी या कोई उनका जो पक्षकार हो वो आवेदन पर इस धारा के अधीन कार्य कर सकता है, और ऐसा प्रत्येक आवेदन समावेदन द्वारा किया जाएगा जो उस दशा के सिवाय जबकि आवेदक भारत का महान्यायवादी, यहाँ ज़रा ध्यान देना, जबकि आवेदक भारत का महान्यायवादी हो या फिर राज्य का महाधिवक्ता हो, शपथ पत्र या प्रतिज्ञान द्वारा समर्थित होगा। इनके द्वारा ये समर्थित हो जाना चाहिए, किस पर, शपथ पत्र पर या कोई प्रतिज्ञान के द्वारा। तो दो बातें यहाँ पर की गई कि कौन कौन करे, या तो भारत का महान्यायवादी बताए या कोई हितबद्ध जो पक्षकार है ऐसा आवेदन सुप्रीम कोर्ट में करे कि अगर इस कोर्ट में हमारा केस चलता है तो हमारे साथ न्याय नहीं हो पाएगा। ठीक, इसमें मैडम और कुछ आपको जानना है क्या? दूसरा, इसके बाद भी एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, छोटे मोटे जो केसेस होते हैं जनरली उनको ट्रांसफ़र नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर किसी पक्षकार के द्वारा निचली अदालत यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कोई आवेदन किया जाए डीजी को कि उसका केस जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास चल रहा है और या सेकेंड क्लास के पास चल रहा है या सीजेएम के पास कोई केस चल रहा है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं ये मेरे साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो दूसरा पक्षकार है, यहाँ कोई भी कारण आप दे सकते हैं जो एक्चुअल में कारण हो, जो दूसरा पक्षकार है या तो वो इनसे परिचित हो तो ये न्यायाधीश स्वयं या उस मैटर से स्वयं हट जाएंगे, या फिर ऐसा लग रहा है कि उनका असामयिक असर इनके ऊपर जा सकता है, तो भी हमारे साथ न्याय नहीं हो सकता। तो आप एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से दूसरे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को मैटर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये आने वाले समय में हम पढ़ने वाले हैं अभी। क्या नाम है? श्वेतलाना मैडम जी, बताइए, कुछ और जानना है क्या आपको? एस मैडम, ठीक है सर। जी सर। क्लियर है ना इसमें? जी सर। ठीक, ओके। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन 407 में, मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अब पहले ऊपर हम कहाँ पढ़ रहे थे, सेक्शन 406 में, कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट मैटर को ट्रांसफ़र करेगा। अब क्या हाई कोर्ट भी मैटर को ट्रांसफ़र कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। तो ज़रा ध्यान दीजिए कहाँ कैसे कर सकते हैं। सेक्शन 407 में सब क्लोज फर्स्ट आप देखिए, यहाँ पर जब कभी उच्च न्यायालय को यह प्रतीत कराया जाता है, उच्च न्यायालय को भी ये प्रतीत कराएंगे। कौन कराएंगे ज़रा देखिए यहाँ पर, उसके अधीनस्थ किसी दंड न्यायालय में रिज्यू और पक्षपात रहित जांच या विचारणा ना हो सकेगा, कारण ये। और सेकेंड नंबर पॉइंट, किसी असाधारणता कठिन विधि प्रश्न के उठने की संभाव्यता है। तीसरा पॉइंट गा, इस धारा के अधीन आदेश इस संहिता के किसी उपबंध पर अपेक्षित है या पक्षकारों या साक्षियों के लिए साधारणतः सुविधाप्रद होगा या न्याय के उद्देश्यों के लिए समीचीन है, तब वह आदेश दे सकेगा। क्या आदेश देंगे यहाँ पर देखिए, किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे किसी न्यायालय द्वारा किया जाए जो सेक्शन 177 या 185 77 से 185 तक के, जिनके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं, अधीन तो अर्हत नहीं है, किंतु ऐसे अपराध की जांच या विचारण करने के लिए अन्यथा सक्षम है। अब जरा यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, देखो क्या कह रहे हैं। सेक्शन 407 आप पढ़ रहे हैं, इसका सब क्लोज फर्स्ट में देखिए का, खा और गा 3 पॉइंट दिए हैं, जिसमें से पहले पॉइंट में इन्होंने कहा कि अगर, देखिए जरा ध्यान दीजिए, उसके अधीनस्थ, किसके अधीनस्थ, हाई कोर्ट के अधीनस्थ कोई भी कोर्ट है, कोई भी दंड न्यायालय चल रहा है, अब केवल क्रिमिनल की बात करेंगे, सिविल की बात नहीं करेंगे,
जिसमें रिज्यू या फिर पक्षपात रहित जांच या विचारणा ना हो सकेगा। एक होता है आरजू फ़ायदा। आरजू फ़ायदा कैसा होता है, जो अनचाहे फ़ायदे लोग लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कर सकते हैं, तो उनको लग रहा है कि यहाँ पर ऐसा कुछ मैटर हो सकता है। अगर कोई पक्षकार यहाँ पर ऐसा आवेदन दे तो हाई कोर्ट भी यहाँ पर केस ट्रांसफ़र कर सकता है। कहाँ से, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये ट्रांसफ़र किया जा सकता है। देखिएगा अभी इसके और आगे के सेक्शन हम आपको पढ़ाने वाले हैं। अब यहाँ खा नंबर पॉइंट पे ज़रा ध्यान देंगे। किसी असाधारण कठिन विधि प्रश्न के उठने की भी संभावना है। यहाँ पर गाँव में देखिए, इस धारा के अधीन इस संहिता के किसी उपबंध द्वारा अपेक्षित है या पक्षकारों या साक्षियों के लिए साधारणतः सुविधाप्रद होगा या न्याय के उद्देश्यों के लिए ऐसा समीचीन है, तब वह क्या आदेश दे सकता है। यहाँ पर आदेश के लिए जरा ध्यान दीजिएगा। आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर ये सब क्लोज फर्स्ट सेक्शन 407 का फर्स्ट का भी फर्स्ट। देखिए, किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे किसी न्यायालय द्वारा किया जाए जो धारा 177 से 185 तक थे, जिनके अंतर्गत वे दोनों धाराएं भी हैं अधीन, तो अरहित नहीं है, किंतु ऐसे अपराध की जांच या विचारण करने के लिए अन्यथा सक्षम है। भले ही वो ऐसे कोर्ट, जैसे किसी न्यायालय को अगर एक जगह से दूसरी जगह पावर एम्पावर्ड करके कोई पावर दे दी जाए, भले ही वो इन सेक्शन के अकॉर्डिंग अन्यथा सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे ये ट्रायल कराई जा सकती है पावर ऑफ डेलीगेशन के थ्रू। जरा नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सब क्लोज टू की तरफ हम लोग चल रहे हैं। देखिए, कोई विशिष्ट मामला या अपील, मामलों या अपीलों का वर्ग उसके प्राधिकार के अधीनस्थ किसी दंड न्यायालय से ऐसे समान वरिष्ठ अधिकारिता वाले किसी अन्य दंड न्यायालय को अंतरित कर दिया जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास केस चल रहा हो, कहाँ पर, मान के चलते हैं ग्वालियर की कोर्ट में, ठीक, और लग रहा है कि यहाँ पर न्याय में कुछ प्रॉब्लम है और इस केस को भिंड ट्रांसफ़र करना है, तो भिंड के ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ये मैटर ट्रांसफ़र किया जा सकता है भिंड में, ठीक, ऐसा भी किया जा सकता है। अगर आप जैसे यहाँ पर थोड़ा सा मान के चलते हैं, अगर ये ग्वालियर की जगह LKO में होता या फिर ये कानपुर का कोई कोर्ट होता, मान के चलिए यहाँ पर, तो दूसरी जगह अगर इसको ट्रांसफ़र करना होता जैसे कानपुर के कोर्ट को, तो बिल्कुल सेम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर कानपुर में ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कौन कर सकता है? हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं करेगा ये मैटर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपनी जगह एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास है, इसी के दूसरे कोर्ट में अगर कोई ऐसा आवेदन किया जाता है तो ये अपने कोर्ट से अपने ही कोर्ट में, जैसे ग्वालियर में है तो ग्वालियर से ग्वालियर में दूसरे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास ये मैटर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। चाहे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्वयं भी इसे डीजे स्वयं भी इसे सुनवाई कर सकता है। अगला ज़रा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, तीसरे नंबर पॉइंट पर, कोई विशिष्ट मामला सेशन न्यायालय को विचारणार्थ सुपुर्द कर दिया जाए। तो कोई मैटर है कि जहाँ पर ऐसा आवेदन किया जाता है कि कोई विशिष्ट मामला सेशन न्यायालय को विचारणार्थ सुपुर्द कर दिया जाए, तो यहाँ पर ऐसा भी किया जा सकता है। अगला ज़रा ध्यान दीजिएगा, फोर्थ नंबर पॉइंट पे, कोई विशिष्ट मामला या अपील स्वयं को अंतरित कर दी जाए और उसका विचारण उसके समक्ष किया जाए। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, स्वयं का मतलब यहाँ किससे है, यहाँ पर ले रहे हैं हाई कोर्ट से। जब हाई कोर्ट ये आदेश दे रहा है तो हाई कोर्ट बोल सकता है कि स्वयं ये जो मैटर है ना वो मुझे तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया जाओ। मैटर कैसा हो, विशिष्ट मामला, तो विशिष्ट मामले में ऐसा कर सकते हैं। या कोई इसमें अपील भी हो सकती है, या मान लीजिए किसी केस में अपील की गई है पर वो मैटर कुछ स्पेशल है, तो ऐसा किया जा सकता है। वैसे जनरली क्या होता है, सेक्शन अगर आप यहाँ पर देखेंगे 18 और देखेंगे 13, तो 13 और 18 लगभग लगभग दोनों एक ही सेक्शन है। यहाँ पर महानगर मजिस्ट्रेट की बात की गई, यहाँ पर स्पेशल मजिस्ट्रेट की बात की गई, तो यहाँ पर भी स्पेशल मजिस्ट्रेट है, यहाँ पर भी स्पेशल मजिस्ट्रेट है। तो मतलब क्या है, यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, 13 में सिंपल जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है इसी को ही
स्पेशल मजिस्ट्रेट की पावर्स दे दी जाती हैं, जो कि कितने समय के लिए बनते हैं, कोई बताएगा जल्दी से? 1 याद ईयर, आया? नॉट 1 मोर साल। देन 1 ईयर। बिल्कुल। और यहाँ 18 में भी क्या होगा, जहाँ पर महानगर क्षेत्र होता है, मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र होता है, वहाँ पर स्पेशल मजिस्ट्रेट को नियुक्त कर देता है। टाइम ड्यूरेशन कितना है इसके लिए? अभी 1 ईयर है। अगर मान लो कोई केस यहाँ भी चल रहा है और ऐसा लग रहा है किसी के द्वारा कोई आवेदन किया जाता है हाई कोर्ट में, तो इनको तुरंत यहाँ पर बदला भी जा सकता है, या हाई कोर्ट चाहे तो स्वयं भी अपने पास ऐसे मैटर्स को मंगा करके सुनवाई कर सकता है। विशिष्ट मैटर का मतलब क्या होता है, अब वो भी समझ लीजिए। जैसे मुंबई में ताज हमले का कोई केस था, ताज कोई होटल था ना, उसमें जो हमला किया गया था उससे रिलेटेड ऐसे कोई केस था। बॉम्ब ब्लास्ट से कोई केस है, कश्मीर से रिलेटेड कोई भी ऐसे केस हैं जहाँ पर आतंकवादियों ने कोई हमला किया। ये सब कैसे होते हैं? विशिष्ट मैटर के होते हैं। भारत सरकार के विरुद्ध या कोई भी ऐसे व्यक्ति करना शुरू कर दे तो वो सारे केसेस भी इनके अकॉर्डिंग माना जाता है, तो हाईकोर्ट यहाँ पर ऐसा कर सकता है। अब यहाँ देखिएगा, सब क्लोज 2 पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आप? सेक्शन 407 और सब क्लोज यहाँ पर 2। जरा ध्यान दीजिएगा। उच्च न्यायालय निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर, जो हाईकोर्ट है वो निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा पर कार्रवाई कर सकता है। अब जरा देखिए, यहाँ पर एक अंतर आ गया थोड़ा सा। ऐसा कहा जाता है कि हाई कोर्ट के पास फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ स्पेशल अलग से पावर है, मतलब हाई कोर्ट के पास अनलिमिटेड पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास लिमिटेड पावर है। अब कैसे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, ये जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उच्च न्यायालय निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर अगर लगता है तो हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, और एक शब्द और दिया गया स्वप्रेरणा से, जो कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं थी पर केवल हाई कोर्ट के पास है। देखिए इसके अकॉर्डिंग कौन सा सेक्शन पढ़ना है यहाँ पे, ज़रा ध्यान देना। सेक्शन 407 सब क्लोज 2। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एक उच्च न्यायालय एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कैसे मैटर को ट्रांसफ़र कर सकता है, किन के आधार पर कर सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहला पॉइंट, उच्च न्यायालय निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर, पहला पॉइंट। दूसरा, हितवाद पक्षकार के आवेदन पर, और यहाँ पर स्वप्रेरणा से। और वहाँ क्या था, सुप्रीम कोर्ट में निचले न्यायालय की बात नहीं की गई थी, वहाँ पर किसकी बात की गई थी? कोई बताएगा जल्दी से? जस्ट अभी पढ़ा आपने। कौन से न्यायवादी थे? पक्षकार के हितवत तो वही थे, स्वप्रेरणा उनके भारत पास है के नहीं। महान्यायवादी, हाँ, भारत के ये तो, हाँ, महान्यायवादी थे। और जी जी, तो हितबद्ध प्रेरणा पक्षकार। देती थी ना, वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, ऐसा आप याद कर सकते हो। और उसके आगे स्व लगा दीजिए, है ना। स्व प्रेरणा दीदी सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं थी, ये केवल हाई कोर्ट के पास है। ठीक, यहाँ पर हाई कोर्ट ऐसे काम कर सकता है, इनके पास नहीं है। दूसरा, यहाँ पर निचले न्याय, तो ये क्वेश्चन यहाँ से वीआईपी ये बन सकता है और पूछा भी जा सकता है। क्वेश्चन आंसर में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। चलिए आगे देखिएगा। परंतु पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं, क्या कह रहे हैं। परंतु किसी मामले को एक ही सेशन खंड के एक दंड न्यायालय से दूसरे दंड न्यायालय को अंतरित करने के लिए आवेदन उच्च न्यायालय में तभी किया जाएगा जब ऐसा अंतरण करने के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश को कर दिया गया है और उसके द्वारा मंजूर कर दिया गया। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होगी, देखिए, मैटर तो उच्च न्यायालय ट्रांसफ़र कर सकता है हितवत पक्षकार के आवेदन पर और स्वप्रेरणा से, लेकिन परंतु किसी मामले को एक ही सेशन खंड के एक दंड न्यायालय से दूसरे दंड न्यायालय को अंतरित करने के लिए, यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, एक ही सेशन खंड के एक दंड न्यायालय से दूसरे दंड न्यायालय को, मतलब समझ में आया क्या हुआ। अंतरित करने के लिए आवेदन उच्च न्यायालय से तभी किया जाएगा जब ऐसा अंतरण करने के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश को कर दिया गया है और उसके द्वारा नामंजूर कर दिया जाए। मंजूर नहीं, नामंजूर कर दिया जाए। ठीक, मैटर समझ में नहीं आया? सुनिए ज़रा ध्यान से इसको थोड़ा सा, एक सेकंड पे। जैसे मान लीजिए आपका केस जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ग्वालियर के पास चल रहा है, ठीक है।
अब आपको लगता है कि ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, कोई भी सर हो सकते हैं, मान लो यहाँ कोई चौबे जी मजिस्ट्रेट हैं, ठीक है। अब लग रहा है कि चौबे जी ना ये नहीं कर पाएंगे, या मान लीजिए अब हमें किसके कोर्ट में जाना चाहिए, जैसे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, कौन है, अप्पू सिंह। अप्पू जानते हो कौन है, किसी को पता है अप्पू सिंह? यस सर। अच्छा वाह, पता है कहाँ कौन से उसमें है? अप्पू सिंह का केस है, मान के चलते हैं ये अप्पू सिंह जो है ना जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये इनके केस में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो इसके लिए पहला आवेदन कहाँ करेंगे आप, जो ग्वालियर में ही चल रहा है तो ग्वालियर के ही सेशन न्यायाधीश को आवेदन करेंगे आप, ठीक है। और जब सेशन न्यायाधीश क्या बोल दें कि नहीं, मना कर दिया उन्होंने, क्या कर दिया, नामंजूर, अब नामंजूर कर दिया, तब जा कर के आप हाई कोर्ट में ये आवेदन लगा सकते हैं कि मेरा केस, ये जो चौबे जी है ना, चौबे जी के अलावा किसी भी मजिस्ट्रेट को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ऐसे नाम नहीं देंगे, अगर नाम आपने दिया तो फिर सीधा सीधा से लग रहा है कि यहाँ पार्शियलिटी हो सकती है। क्या से नाम दे सकते हैं आपको सिंह के कोर्ट में, मेरा केस ट्रांसफ़र कर दिया जाए? मुझे तो आपको सिंह से ही केस सुनवाना है। कोई आदमी ऐसा आवेदन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जरा पॉइंट्स पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक सेकेंड रुकिएगा गाइस। अच्छा, कोई ऐसा आवेदन कर सकता है क्या? तो मुझे तो आपको सिंह से ही सुनवाना है। नो सर। क्या ऐसा कर सकते हैं भैया, आदित्य आदित्य जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, मेरा केस तो वहीं ट्रांसफ़र किया जाए और मैं केवल आदित्य के केस से ही सुनवाई करवाऊंगा और किसी से भी सुनवाई नहीं करवाऊंगा, ऐसा किया जा सकता है क्या? नहीं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग। देखिए ज़रा, एक सेशन खंड के दंड न्यायालय से, एक दंड न्यायालय से दूसरे दंड न्यायालय को ट्रांसफ़र करना है तब, और कब किया जाए, जब यहाँ पर सेशन न्यायाधीश ने नामंजूर कर दिया हो, तभी आप हाई कोर्ट में आवेदन दे सकते हैं। चलिए, इतना क्लियर हो गया सभी को। अगला पॉइंट पर जरा ध्यान दीजिए, सब क्लोज आप पढ़ रहे हैं 3। सेक्शन कौन सा पढ़ रहे थे आप लोग, जल्दी से बता दीजिए। सेक्शन 407। 407। सेवन। गुड। सब क्लोज कौन सा पढ़ रहे हैं, 3। तो चलिए जरा ध्यान दीजिए। और धारा 1 के अधीन आदेश के लिए प्रत्येक आवेदन समावेदन द्वारा किया जाएगा जो उस दशा के सिवाय जब आवेदक राज्य का महाधिवक्ता हो, शपथ पत्र या प्रतिज्ञान द्वारा समर्थित होगा। तो जरा ध्यान देना क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से। उपधारा 1 के अधीन, उपधारा 1 आपने क्या पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट को ऐसी पावर है, सुप्रीम कोर्ट को थी। अच्छा, आदेश के प्रत्येक आवेदन समावेदन द्वारा किया जाएगा और उस दशा के सिवाय जब आवेदक राज्य का महाअधिवक्ता हो। आवेदक कौन हो, राज्य का महाअधिवक्ता। तो कैसे करेंगे, शपथ पत्र द्वारा या प्रतिज्ञान द्वारा समर्थित होना चाहिए। समर्थित का मतलब उसके सपोर्ट में होना चाहिए, रिजेक्शन में नहीं। अगला जरा ध्यान दीजिएगा 4 नंबर पॉइंट पर, जब ऐसा आवेदन कोई अभियुक्त व्यक्ति करता है, अभी तो यहाँ कौन कर रहा था, महाधिवक्ता, तो उन्होंने अपना शपथ पत्र भेज दिया, प्रतिज्ञान कर दिया। अब अगर वही चीज़ कोई अभियुक्त व्यक्ति करता है, तब उच्च न्यायालय उसे निर्देश दे सकता है कि वह किसी प्रतिकर के संदाय के लिए जो उच्च न्यायालय उपधारा 7 के अधीन अधिनिर्णित करे, प्रतिभूओं सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित करे। कैसे करें, प्रतिभूओं के सहित या रहित। बंद पत्र जानते हो क्या होता है, किसी को पता है? ऐसा तो नहीं एक यस पत्र सर। लिया और उसको बांध दिया, ऐसा? नो सर। तो फिर क्या होता है, कोई बताएगा जल्दी से? एक फॉर्मेट पे फिक्स प्राइस के लिए साइन कराए जाते हैं और जी। अगर उसकी कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे तो फिर उतना फाइन अपन को पे करना पड़ेगा। अच्छा, तो सभी लोग सहमत हैं कि आदित्य जी से? चलिए, बिल्कुल, थोड़ा सा आपने सही बताया हुआ है। एक फॉर्मेट होता है जिसको आप देसी भाषा में क्या बोल सकते हैं, मुचलका सर। मुचलका भी बोल सकते हैं, देसी भाषा का नहीं है, उर्दू का शब्द है। जनरली कोर्ट में प्रचलन के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर नाम और वो सारी डिटेल की, अगर मैं उपस्थित नहीं होता हूँ इस डेट पर, तो मेरी संपत्ति में से जितने के लिए बॉन्ड की बात की गई है, ज़मानत की बात की जा रही है, जैसे मान लीजिए 500 रुपये का भरना है, 500 रुपये का, तो 500 रुपये का यहाँ पर भर के दे सकते हैं। अगर ये व्यक्ति नहीं आया तो इनकी
संपत्ति में से 500 रुपये की कुर्की की जा सकती है। 500 रुपये तक का कोई भी मटेरियल बेच करके वसूला जा सकता है। चलिए आप जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जब ऐसा आवेदन कोई अभियुक्त व्यक्ति करता है, अभियुक्त ने आवेदन दिया और उच्च न्यायालय उसे निर्देश दे सकता है कि वह किसी प्रतिकर के संदाय के लिए, कोई भी प्रतिकर है उसके संदाय के लिए जो उच्च न्यायालय द्वारा उपधारा 7 के अधीन अधिनियमित करे, तो प्रतिभोग के सहित यानी कि गारंटर के सहित या रहित कोई बॉन्ड भर करके यानी कि बंध पत्र भर करके निष्पादित करे, तो हाईकोर्ट उसे यह निर्देश पहले दे सकता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 7 भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं यहाँ पर। उससे पहले सब क्लोज 5, ऐसा आवेदन करने वाला प्रत्येक अभियुक्त लोक अभियोजक को आवेदन की लिखित सूचना उन आधारों की प्रतिलिपि के सहित देगा जिन पर वह किया गया है, और आवेदन के गुणागुण पर तब तक कोई आदेश न किया जाएगा जब तक ऐसी सूचना दिए जाने और आवेदन की सुनवाई के बीच कम से कम 24 घंटे ना बीत गए हों। ये टाइम पीरियड ज़रा ध्यान रखना। सब क्लोज आप पढ़ रहे हैं 5 सेक्शन 407 का सब क्लोज 5। जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये, ऐसा आवेदन करने वाला प्रत्येक अभियुक्त, कौन सा, जो यहाँ पे किया था ये आवेदन, अभियुक्त व्यक्ति लोक अभियोजक को क्या करेंगे, आवेदन की लिखित सूचना उन आधारों की प्रतिलिपि के सहित देगा। कौन से आधारों की, जिन पर वह किया गया था, और आवेदन के गुणागुण पर तब तक कोई आदेश न किया जाएगा जब तक ऐसी सूचना के दिए जाने और आवेदन की सुनवाई के बीच कम से कम 24 घंटे ना बीत गए हों। उसके बाद ही कोई सुनवाई होगी कि मैटर ट्रांसफ़र करना है कि नहीं करना है, और इन्फॉर्मेशन किसको दी जाएगी, लोक अभियोजक को। और कैसे देंगे, रिटन में, लिखित सूचना के द्वारा। अगला पॉइंट ज़रा ध्यान दीजिएगा, सब क्लोज 6 में, जहां आवेदन किसी अधीनस्थ न्यायालय से कोई मामला या अपील अंतरित करने के लिए, कोई भी मैटर हो जो कि अधीनस्थ किसी न्यायालय में है, तो देखिए ज़रा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो नंबर 6 में, जहां आवेदन किसी अधीनस्थ न्यायालय से कोई मामला या अपील अंतरित करने के लिए है, वहाँ यदि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना न्याय के हित में आवश्यक है। किसका समाधान हो जाता है, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट का, ठीक, तो वह आदेश दे सकता है कि जब तक आवेदन का निपटारा ना हो जाए तब तक के लिए अधीनस्थ न्यायालय की कार्रवाइयाँ ऐसे निबंधनों पर जिन्हें अधिरोपित करना उच्च न्यायालय ठीक समझे रोक दी जाएंगी। तो हाईकोर्ट यहाँ पर क्या करेगा, अधीनस्थ न्यायालय में कोई मैटर अगर चल रहा है तो उनको तब तक के लिए रोक देंगे, जैसा हाईकोर्ट यहाँ पर निर्देश दे। नेक्स्ट यहाँ पर बात देखिए, ध्यान दीजिएगा, परंतु ऐसी रोक धारा 309 के अधीन प्रतिप्रेषण की अधीनस्थ न्यायालयों की शक्तियों पर प्रभाव ना डालेगी। तो जरा ध्यान दीजिएगा, धारा 309 की बात कर रहे हैं कि अधीन कोई प्रतिप्रेषण के अधीनस्थ कोई न्यायालय की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगा, वो कंटिन्यू रहेगा, वहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई मैटर ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पर हाईकोर्ट डायरेक्शन दे सकता है कि किस तरह से काम किया जाए। जब तक मैटर ट्रांसफ़र ना हो जाए तब तक के लिए उन कार्रवाइयों को ऐसे निबंधनों पर जिन्हें अधिरोपित करना उच्च न्यायालय ठीक समझे। बोले सुनवाई करना है, कुछ गवाही चल रही तो गवाही कराने के बाद यहाँ पे स्टॉप कर दिया जाए, और गवाही नहीं चल रही तो यहाँ पर तत्काल स्टॉप कर दिया जाए, ऐसे भी आदेश हाईकोर्ट जनरली दे देते हैं। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट 7 नंबर पॉइंट पर, जहां उपधारा 1 के अधीन आदेश देने के लिए आवेदन खारिज कर दिया जाता है, सुनो, 1 के अधीन आदेश देने के लिए आवेदन खारिज कर दिया जाता है, वहां यदि उच्च न्यायालय की यह राय है कि आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला था, तो वह आवेदक को आदेश दे सकता है कि वह 1000 रुपये से अनधिक इतनी राशि, कितनी, जितनी वह न्यायालय उस मामले की परिस्थिति में समुचित समझे, प्रतिकर के तौर पर उस व्यक्ति को दे जिसने आवेदन का विरोध किया हुआ था। तो 7 के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या किया गया, अगर कोई व्यक्ति जहाँ पर आवेदन देता और उस आवेदन को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट खारिज कर दे, तो क्या हो सकता है, यहाँ पर 1000 रुपये से अनधिक प्रतिकर की बात की गई है तो उसको देना पड़ेगा जिसने इसका विरोध किया है।
और आवेदन को खारिज करवा दिया। चलिए ज़रा ध्यान दीजिए नेक्स्ट 1 नंबर पॉइंट पे। जब उच्च न्यायालय किसी न्यायालय से किसी मामले का अंतरण अपने समक्ष विचारण के लिए करने का उपधारा 1 के अधीन आदेश देता है। देखें क्या करें, जब उच्च न्यायालय किसी न्यायालय से किसी मामले का अंतरण अपने समक्ष विचारण के लिए करने का उपधारा 1 के अधीन आदेश देता है, तब वह ऐसे विचारण में उसी प्रक्रिया का अनुपालन करेगा जिसका मामले का ऐसा अंतरण न किए जाने की दिशा में वह न्यायालय करता। अब इसमें क्या किया इन्होंने, देखो, उच्च न्यायालय किसी न्यायालय से किसी मामले को अंतरण अपने समक्ष विचारण के लिए करने का, तो हाई कोर्ट ने क्या किया, बोले जो मैटर चल रहा है मुझे ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र तो हो गया, कहाँ से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होगा, कहीं से भी, किसी भी न्यायालय में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जितने भी न्यायालय आते हैं, जैसे CJM का होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का हो सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का हो सकता है। इनमें से किसी भी मैटर को वो अपने पास बुला करके, मंगा करके उनकी सुनवाई कर सकता है। कहाँ लिखा है ये, सेक्शन 407 का सब क्लोज 8 जो आप ये पढ़ रहे हैं। सेक्शन 407 सब क्लोज 9 पर एक बार नज़र डालिए। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 9, इस धारा की कोई बात सेक्शन 197 के अधीन सरकार के किसी आदेश पर प्रभाव डालने वाली न समझी जाएगी। हाँ, लेकिन सेक्शन 197 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी आदेश राज्य सरकार द्वारा ऐसा दिया गया है शासन प्रशासन चलाने की ड्यूरेशन के लिए आवश्यक हो, वहाँ पर ये ऐसे सेक्शन प्रभाव नहीं डालेंगे। ये यहाँ पर एक्सेप्शन बना दिया गया। 9 केवल यहाँ पर एक्सेप्शन है। इसका अपवाद आप मान सकते हैं कि मैटर कहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। जब तुच्छ या तंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा किया जाता है तो राज्य सरकार कभी कभी ऐसे आदेश दे सकती है उस समय कि उसको अरेस्ट करके ऐसी जेल में किया जाए, तो वहाँ पर ऐसे किया जा सकता है। जैसे आपने केस पढ़ा होगा, सभी लोगों को शायद याद हो, ADM जबलपुर, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ना है, और कुछ लोग इसे न्यायिक हत्या के नाम से भी जानते हैं, और बोलते कि यहाँ फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया गया, हैबियस कॉर्पस की रिट जारी की गई, लेकिन फिर भी उस केस में कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने ये रिट जारी करने से मना कर दिया था। क्यों, इसके लिए ये सब क्लोज आप यहाँ पर बता सकते हैं कि राज्य शासन जब आवश्यक होता है तब ऐसे कामों को गुप्त रख सकता है। सेक्शन 197 अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको एक नज़र दिखवाता हूँ, एक नज़र ज़रूर ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 197 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। याद, चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखो क्या कह रहे हैं, न्यायाधीश और लोक सेवकों का अभियोजन। जब किसी व्यक्ति पर जो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या ऐसा लोक सेवक है या था जिसे सरकार द्वारा उसकी मंजूरी से ही उसके पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो किसी ऐसे अपराध का अभियोग है जिसके बारे में वह अभिलिखित है कि वह उसके द्वारा तब किया गया था जब वह अपने पदी कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा था, ठीक है, तब उसका ऐसे कार्य करना तात्पर्य था, और कोई भी न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान जैसे लोकपाल या लोकायुक्त अधिनियम 2013 में अन्यथा उल्लंघित के सिवाय नहीं लेगा। तो यहाँ पर पहले केंद्र सरकार या राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होती है, अथवा अन्यथा ये केस रजिस्टर्ड नहीं किए जा सकते। क्लियर हो गया सभी को। तो राज्य शासन ने अगर कोई ऐसा आदेश दिया, कोई भी गुप्त कार्यक्रम ऐसा चल रहा है तो उसे, और कई बार पदी कर्तव्यों में लोग अपराधी श्रेणी में है लेकिन वो पदी कर्तव्यों में करते हैं तो उनको अपराध नहीं माना जाता। इस वजह से अगर कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी है तो फिर उसे केंद्र सरकार से परमिशन लेनी होती है, और राज्य सरकार का है तो फिर राज्य सरकार से परमिशन लेनी होती है। तो उम्मीद है गाइस सभी को ये समझ आ गया होगा। चलिए हम अगले चलते हैं अपने सेक्शन की तरफ। सेक्शन 408 पर एक नज़र डालिएगा जल्दी से। इधर समझ में आया आप लोगों को कि नहीं? हेलो गाइस, आप लोग हैं यहाँ यस पर? सर, यस Yes. सर, यस सर। जी बताते रहिए, मुझे कहना है कल जैसा ना होने पता चले आप लोग गायब हो गए और वो हो गए। अच्छा, ये आज मुझे समझ में नहीं है, 4 लोग कैसे दिखने लगे इसमें? आप लोगों को पता है यहाँ 4 लोग कैसे दिखते हैं? ये एक मिनट,
ये स्क्रीन पर दिख रहा है ना 4 लोग, यस सर। 1 2 3 4, ऐसा नहीं लग रहा है ये चारों लोग वो एक्सपर्ट बैठे हुए इधर और टीवी न्यूज़ चैनल पे आप लोग लड़ाई करने वाले हैं। हाँ जी ये देखिए मुद्दा चलने वाला है, ऐसा नहीं आ रहा है। इसमें एक आध लोगों को और शामिल किया जाए, रुकना जरा, एक आध किसी को ना खींच के इधर देते हैं, आदित्य को लाते हैं। अरे आदित्य, अरे हाँ आ गए, आदित्य भी आ गए। अरे वाह, ये तो बढ़िया है, सबको खींच खींच के ले आया तुम लोग, है ना। सबको यहाँ बिठा देते हैं। अच्छा एस मैडम भी आ गई, रितु मैडम भी आ गई, ये भी, और लोगों को इधर SMS मैडम को, और ये कंचन मैडम नहीं है आज लग रहा है, ये कौन है, अनुष्का मैडम। अच्छा आप देखो कितने लोग बिठा दिए अपन ने, है ना। ठीक है बढ़िया। अब ऐसा जब इसे शुरू करेंगे ना तो चल रहा है, कितना बढ़िया मज़ा आएगा। चलो अच्छा है, चलिए हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना था यहाँ पर। सेक्शन 408 पर एक नज़र डालेंगे सब लोग, जिसका आप फर्स्ट पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि जब कभी सेशन न्यायाधीश को यह प्रतीत कराया जाता है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए समीचीन है कि इस धारा के अधीन आदेश दिया जाए, तब वह आदेश दे सकता है कि कोई विशिष्ट मामला उसके सेशन खंड में एक दंड न्यायालय से दूसरे दंड न्यायालय को अंतरित कर दिया जाए। तो सेक्शन 408 में आप पढ़ रहे हैं। देखो 406 में आपने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट, 407 में आप आ जाइए हाई कोर्ट, और 408 में आ जाइए आप सेशन न्यायाधीश, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक, ऐसे आप इनको याद कर सकते हैं। आपकी इच्छा नहीं, आप लोग तो वैसे इंटेलिजेंट है, वैसे ही याद हो जाता है आप लोगों को। चलिए ज़रा ध्यान दीजिए, तो क्या कहा गया, सेक्शन आप 408 पढ़ रहे हैं, मामलों और अपीलों को अंतरित करने की सेशन न्यायाधीश की शक्ति। तो सेशन न्यायाधीश की शक्ति कहाँ होती, जैसे कि देखिए आपने ऊपर जो पढ़ा हुआ था, जो सेक्शन आप पढ़ रहे थे ना, कौन सा सेक्शन था वो, 407। ये जो 407 में पढ़ा था ना कि जब तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नामंजूर ना कर दे तब तक हाई कोर्ट में ऐसा आवेदन नहीं लगा सकते हैं। चलिए, या तो वो स्वप्रेरणा से मंगा ले, वो बात अलग है। अब जरा यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, सब क्लोज आप फर्स्ट पढ़ रहे हैं, यहाँ पर सेक्शन 408 आप स्टडी करने वाले हैं। इसका सब क्लोज फर्स्ट में देखिए जरा क्या कह रहे हैं। जब कभी सेशन न्यायाधीश को, किसको, सेशन न्यायाधीश को यह प्रतीत कराया जाता है, कोई करवाएगा प्रतीत, अपने मन से नहीं कर रहा है, कि न्याय के उद्देश्यों के लिए यह समीचीन है कि उपधारा 1 के अधीन आदेश दिया जाए, जो 1 है इसके अकॉर्डिंग आदेश दिया जाए, तब वह आदेश दे सकता है कि कोई भी विशिष्ट मामला उसके सेशन खंड में एक दंड न्यायालय से दूसरे दंड न्यायालय को अंतरित कर दिया जाए। मतलब जैसे मान लीजिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास चल रहा हो, जैसे मान लीजिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट यहाँ पर कैटरीना दीदी हों, समझना जरा ध्यान से, और ये मैटर किसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए, दूसरे खंड को। तो दूसरे खंड में कोई और बैठा हुआ, जैसे यहाँ मान लीजिए न्यायाधीश सलमान भैया हों या फिर कोई और हो, तो इन पर केस ट्रांसफ़र ऐसे कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, सेशन न्यायाधीश, है ना। यहाँ हो सकते हैं कि कोई कैटरीना दीदी की जगह कोई ऐश्वर्या दीदी हो, अगर तो ऐसे भी कर सकते हैं, या मान लीजिए किसी और का कोर्ट हो, आप लोग समझ सकते हैं। और कौन सी दीदी हैं जरा कोई बताएगा एक, कैटरीना दीदी, ऐश्वर्या दीदी, और दीदी नहीं बोलेंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए, चिंता मत करो, एक दिन बेटा बुलवा के छोड़ूंगा मैं सबको, ध्यान रखना। अभी नहीं बोलो आप। देखिए जरा, सेशन न्यायाधीश, सब कुछ ऊपर से ध्यान दीजिएगा, सेशन न्यायाधीश निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर या किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा पर कार्रवाई कर सकता है। ये देखो, ये स्वप्रेरणा दीदी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भी आ गई हैं। और दूसरा यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेशन न्यायाधीश निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर, निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर भी कौन कौन से होंगे यहाँ पर, जल्दी से बताओ। CJM का कोर्ट, और CJM के पास 2 कोर्ट होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, इनमें से कोई भी। ठीक है, इनकी रिपोर्ट पर पहला पॉइंट। दूसरा, किसी हितवाद पक्षकार के आवेदन पर, और तीसरा पॉइंट
स्वप्रेरणा दीदी के अनुसार। ठीक, ये क्या कर सकते हैं, मामले को एक दंड न्यायालय से दूसरे दंड न्यायालय के पास भेज सकते हैं उसी कोर्ट में। चलिए जरा ध्यान दीजिए। अब यहाँ सब क्लोज 3 पर थोड़ा सा नज़र डालिएगा। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 408 का सब क्लोज 3। फिर से देखिए, सेक्शन 408 का सब क्लोज 3 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैटर ट्रांसफ़र करने का है। देखिए सेक्शन 407 की उपधारा 3, 4, 5, 6, 7 और 9, अच्छा 8 को छोड़ दिया इसमें, तो ध्यान देना 8 को छोड़ दिया कि उपबंध इस धारा की उपधारा 1 के अधीन आदेश के लिए सेशन न्यायाधीश को आवेदन के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे धारा 407 की उपधारा 1 के अधीन आदेश के लिए उच्च न्यायालय को आवेदन के संबंध में लागू होते हैं, सिवाय इसके कि उस धारा की उपधारा 7 इस प्रकार लागू होगी मानो उसमें आने वाले 1000 रुपये शब्दों के स्थान पर 250 रुपये शब्द रख लिए गए हैं। बस क्या बात हुई इसमें, किसी को समझ आया क्या? यस सर। किसी को समझ आया तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए जल्दी से। सर वो सब सेक्शन 3 में ये बोल रहा है कि जो 407 के जितने भी सब सेक्शन है ना 3, 4, 5, 6, 7 और 9 वो 408 में उसी तरह अप्लाई होंगे, लेकिन जो सब सेक्शन अपना 7 है जी 407 का, उसमें जी अगर कोई अपील की जाती है और वो उसका बेस अगर सही नहीं है और वो फॉल्स निकलती है तो उस कंडीशन में उसमें 1000 रुपये फाइन देना होता था। लेकिन अगर ऐसा सेशन कोर्ट के मामले में अगर ऐसा होता है तो केवल 250 रुपये फाइन देना होगा। अच्छा, तो ना 250 रुपये फाइन देना होगा, इतना बस है ना? ठीक है आदित्य जी, यस सर। बिल्कुल सही समझे आप। चलिए ज़रा ध्यान दीजिए। सभी लोगों को समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्लीज़ जल्दी से बताइए, क्वेश्चन तो नहीं पूछना है किसी को? नो सर। नवनीत जी, रितु मैडम, नेहा बेटा और नो जैसे सर। मैडम, के.एस. मैडम। नो तो सर। ये मैडम ने अपना ये फैक्ट्री जैसा नाम क्यों रख लिया मैडम? जैसे है ना के.एस. ऑयल्स लिमिटेड ऐसे करके याद आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, है ना। और ये स्पिरिचुअल मैडम अनुष्का मैडम, फोटो ऐसे लगा दी जैसे स्पिरिचुअल नहीं है, वो ध्यान मग्न मुद्रा में पहुंच गए वो लोग बाग। अच्छा, और ये कहाँ चले गए? अरे ये ऊपर कैसे चले गए? एक मिनट रुकना, गजेंद्र को ऊपर कैसे चले गए? अपन खींच लाते हैं। अरे तो लोग भी तो ऊपर चले गए, मतलब इतने लोग ही बैठ सकते हैं यहाँ, है ना मीटिंग में, एक ना कोई इधर उधर खींचेंगे। अच्छा चलिए, आकाश को भी थोड़ी देर के लिए इधर बिठा देते हैं। हाँ, अब चलिए जरा आगे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले सेक्शन की तरफ। सेक्शन 409 पर एक बार थोड़ा सा विचार कीजिएगा। देखिए जरा, सेशन न्यायाधीश द्वारा मामलों और अपीलों का वापस लिया जाना। सेशन न्यायालय द्वारा मामलों और अपीलों को वापस लिया जाना, किसने? सेशन न्यायाधीश द्वारा। अब देखो जरा क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सब क्लोज आप यहाँ पर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। सेशन न्यायाधीश अपने अधीनस्थ किसी सहायक सेशन न्यायाधीश या फिर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से कोई मामला या फिर अपील, दोनों में से कोई भी हो सकता है, वापस ले सकता है, या कोई मामला या अपील जिसे उसने उसके हवाले किया हो वापस मंगा सकता है। मान लीजिए किसी समय इनको ट्रांसफ़र किया गया हो और आवश्यक होता तो उन्हें वापस भी लिया जा सकता है। कौन सा सेक्शन आप लोग पढ़ रहे हैं? सेक्शन बस याद रख लीजिए 409। इसका सब क्लोज फर्स्ट आप पढ़ रहे थे, इसके अकॉर्डिंग ये रिटर्न वापस ले सकते हैं। अब आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं सेक्शन 409 का सब क्लोज 2। जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अपर सेशन न्यायाधीश के समक्ष मामले का विचारण या फिर अपील की सुनवाई प्रारंभ होने से पूर्व किसी समय सेशन न्यायाधीश किसी मामले या अपील को जिसे उसने अपर सेशन न्यायाधीश के हवाले किया है वापस मंगा सकता है। कब से पूर्व मांग सकता है? यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है, जल्दी से देखो कौन सा क्वेश्चन बन रहा है। अपनी बार की नज़र और फिर आगे क्या बोलते थे? बार की नज़र और फिर कुछ ऐसा ऐड चलता था, क्या बोलते हैं उसको? किसी को निर्मा पता है? सुपर।
अरे वाह, किसने बताया भैया? अपना नाम बताइए जरा, बड़ी अच्छी नॉलेज है। किसने बताया था? सब लोग गायब हो गए। ऐसे हम नहीं खेलते भैया, एस ऐसे नहीं एस खेलेंगे। अच्छा, SS मैडम है जी। अच्छा, बोलते ना बाल की नज़र निर्मा सुपर, तो इसके क्वेश्चन को जरा पहचानिए जल्दी से। देखिए बैलेट जब भी आप पढ़ेंगे आपको थोड़ी सी हैबिट डालनी है, और प्री वगैरह तो आपको चलते फिरते दौड़ते हुए निकल जाएगा। देखो जरा कैसे, क्या कहा कि सेशन न्यायाधीशों द्वारा मामलों और अपीलों का वापस ले लिया जाना, कब वो वापस ले सकते हैं। आप सेक्शन पढ़ रहे थे 409। आप जरा यहाँ पर देखिए सब क्लोज 2 में है। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको सर्च करना था। कौन सा सर्च करना है? कहा गया कि अपर सेशन न्यायाधीश के समक्ष मामले का विचारण या कोई अपील, कोई मामले को विचारण के लिए दिया गया या अपील की सुनवाई के लिए। अब कहा गया सुनवाई प्रारंभ होने से पूर्व, ये यहाँ पर जरा ध्यान देना, ये कब, ये इम्पोर्टेंट है भैया। मोस्ट कर सकते हो, VIP कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। क्या कहा गया? सुनवाई प्रारंभ होने से पूर्व किसी समय सेशन न्यायाधीश किसी मामले या अपील को जिसे उसने अपर सेशन न्यायाधीश के हवाले किया है वापस मंगा सकता है। वही केस मंगा सकता है जो उसके हवाले उसने किया हो। ठीक है, कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आप? सेक्शन 409 का सब क्लोज 2 आप स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर, और किसे? अपर सेशन न्यायाधीश के द्वारा। ठीक है, मैटर समझ में आ गया इतना? चलिए अब हम चलते हैं सेक्शन 409 का सब क्लोज 3 की तरफ। थोड़ा सा नज़र डालिएगा जल्दी से। देखिए 3 पर देखेंगे, जहां सेशन न्यायाधीश कोई मामला या अपील उपधारा 1, उपधारा 2 के अधीन वापस मंगाता है या वापस लेता है, वहां वह यथास्थिति या तो उस मामले का अपने न्यायालय में विचारण कर सकता है या उस अपील को सुन सकता है या उसे विचारण या सुनवाई के लिए इस संहिता के उपबंधों के अनुसार दूसरे न्यायालय के हवाले कर सकता है। देखो यहाँ पर क्या कहा है इन्होंने, जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पॉइंट्स पर अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आपको समझ में ही आ गया होगा। देखिए जरा क्या कह रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 409 का सब क्लोज 3। क्या कह रहे हैं? जहां सेशन न्यायाधीश कोई मामला या अपील उपधारा 1 के द्वारा या उपधारा 2 के अधीन वापस मंगाता है या वापस लेता है। तो अब जब उसने मैटर को वापस मंगा लिया किसी केस को, तो फिर आगे क्या करेंगे वो? वह यथास्थिति या तो उस मामले का अपने न्यायालय में खुद विचारण कर सके या तो खुद सुनवाई कर सकते हैं, या फिर दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पर, एक सेकंड रुकिएगा गाइस, अपने न्यायालय में स्वयं विचारण कर सकते हैं या उस अपील को स्वयं सुन सकते हैं या उसे क्या कर सकते हैं, विचारण या सुनवाई के लिए संहिता के बंधों के अनुसार दूसरे न्यायालय के हवाले कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लगा, जरा ध्यान दीजिएगा। पहले मैटर को ट्रांसफ़र किया, किसको? सलमान भैया के कोर्ट को, वैसे नाम रखना। फिर इनको लगा नहीं नहीं रहने दीजिए, ये सुनवाई नहीं कर पाएंगे, तो ट्रांसफ़र कर दिया कैटरीना, और आगे क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? दीदी, बुलवा के छोड़ूंगा, चिंता मत करो। या फिर अब उनको लगा कि मैटर यहाँ पे भी सुनवाई नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे? बोलेंगे चलो वापस करो मैटर, ये या इनको भेजाओ या इनका भेजाओ, वापस से मैटर चला गया। अब जब वापस लिया, अब उनको क्या लग रहा है कि यहाँ पर या तो वो स्वयं खुद ही कर लें और नहीं कर पा रहे हैं, कोई समस्या आ रही है, टाइम की प्रॉब्लम से या कुछ भी उन्हें लगता है जो भी न्याय क्षेत्र में ठीक हो, तो वो क्या किया, उन्होंने फिर से मैटर दूसरी जगह सेंड कर दिया, अन्य न्यायाधीश को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, इसको काट देते हैं। अन्य न्यायाधीश किसको करेंगे? आजकल कौन सबसे ज़्यादा देखना सुनवाई कर रहा है यहाँ पर? एक कोई दूसरी दीदी थी ना कोई, जिनको बोलते थे आलिया दीदी की कुछ मूवी चली थी, है पता है आपको? नहीं पता, चलो अच्छा कोई बात नहीं। देखिए, तो मैटर यहाँ से या यहाँ से वापस सेशन न्यायाधीश के पास आता है, और उनको लगता है कि अगर दूसरे न्यायाधीश को भेजना है तो दूसरे न्यायाधीश को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। चलिए जरा आगे ध्यान दीजिएगा। सेक्शन आपने पढ़ लिया यहाँ पर 409 कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। अब हम चलते हैं सेक्शन 410 की तरफ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
देखिए, न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का वापस लिया जाना। अब न्यायिक मजिस्ट्रेटों में कौन कौन आते हैं, जरा देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा। सब क्लोज फर्स्ट में हम लोग देखें, कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से किसी मामले को वापस ले सकता है या किसी मामले को जिसे उसने ऐसे मजिस्ट्रेट के हवाले किया है वापस मंगा सकता है, और मामले की जांच विचारण स्वयं कर सकता है, या उसे जांच या विचारण के लिए किसी अन्य ऐसे मजिस्ट्रेट को निर्देशित कर सकता है जो उसकी जांच या विचारण करने के लिए सक्षम है। ये सेक्शन 410 बहुत वीआईपी है। इंटरव्यू के लिए इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। बहुत ज़्यादा का मतलब कि अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है यहाँ पर। सेक्शन इसको याद कर लीजिएगा। अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं प्री और मेंस क्लियर करने के बाद, तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है उस पोस्ट पर अगर कोई भी केस आपको ट्रांसफ़र किया गया है तो कौन सा मजिस्ट्रेट उसे वापस मंगा सकता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कार्यभार का वितरण कौन करता है जुडिशियल मजिस्ट्रेटों को, पता है आपको? सीजेएम। जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल, सीजेएम के साधारण नियंत्रण में रहते हैं कौन कौन? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, समझ आइएगा इसको, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। साधारण नियंत्रण में रहते हुए कहाँ पहुँचे, किसके नियंत्रण में रहते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक, सेशन न्यायाधीश के। तो कार्यभार का वितरण कौन करता है? सीजेएम। तो जो कार्य का वितरण करेगा वही तो वापस ले सकता है। तो सीधे सा फंडा यहाँ सेक्शन 410 में आप ऐसा बता सकते हैं सब क्लोज फर्स्ट के अकॉर्डिंग। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, सब क्लोज 2 में कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी मामले को जो उसने धारा 192 की उपधारा 2 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले है वापस मंगा सकता है, और ऐसे मामले की जांच या विचारण वो स्वयं भी कर सकता है। तो ये थोड़ा सा सेक्शन 410 आप पढ़ लीजिएगा, इतना सा छोटा सा ये सीजेएम की बात की गई यहाँ पर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, इसको सिंपल सा आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। इसके बाद जो मजिस्ट्रेटों का जो है ना क्रम के अनुसार इनको सेट कर सकते हैं। कैसे, थोड़ा सा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ? 406 से। यहाँ कौन था? SC। 407 में कौन था? HC। 408 में कौन था? DZ। फिर 409 में, छोड़ दीजिए, 410 में कौन आ गया? सीजेएम। और 411 में कौन आ गया? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ऐसे आप इसको कर सकते हैं, तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए। क्रम जो चलाता ना उसी के नीचे नीचे सेक्शन भी आप बना सकते हैं, तो आसानी से याद हो जाएगा। चलिए सेक्शन 411 में थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, फिर और देखिए इसके लिए शॉर्ट फॉर्म क्या बन सकता है। कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामले का अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों के हवाले किया जाना या वापस लिया जाना। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट कौन होते हैं, सभी को मालूम है। जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट। ये उपखंड मजिस्ट्रेट बहुत काम का है। इससे रिलेटेड MPLRC में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़रा ध्यान रखना है इसको, है ना। इससे ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे नहीं तो कोई देखा उपखंड मजिस्ट्रेट है, चलो इनका ध्यान रखते हैं, घर पहुंच गए, सब ध्यान रखने की बात की थी, बट टेंशन ये नहीं, मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इनको पढ़ना है अपने को, ज़रा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं का पॉइंट, सेक्शन 411 में किसी ऐसी कार्रवाई को जो उसके समक्ष आरंभ हो चुकी है निपटाने के लिए अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है। कौन कर सकता है? कोई जिला मजिस्ट्रेट या फिर उपखंड मजिस्ट्रेट। कहाँ लिखा है? सेक्शन 411 का की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं, सभी लोग जानते हैं, समझाने की वैसे ये आवश्यकता नहीं होती। नंबर पॉइंट पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, देखिए जल्दी से क्या कह रहे हैं। अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से किसी मामले को वापस ले सकता है या किसी मामले को जिसे उसने ऐसे मजिस्ट्रेट के हवाले किया हो वापस मंगा सकता है, और ऐसी कार्रवाई को स्वयं निपटा सकता है या उसे निपटाने के लिए किसी अन्य मजिस्ट्रेट को निर्देशित कर सकता है। तो क्या कह रहे हैं? अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से किसी मामले को वापस ले सकते हैं, किसी मामले को जिसे उसने
ऐसे मजिस्ट्रेट के हवाले किया हो वापस मंगा सकता है और कार्रवाई को स्वयं भी निपटा सकते हैं, जैसे दूसरे न्यायाधीश निपटाते हैं, या उसे निपटाने के लिए किसी अन्य मजिस्ट्रेट को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये था सेक्शन 411। 412 में ज़रा देखिएगा, कारणों का अभिलिखित किया जाना। सेक्शन 408, 409, 410 और 411 के अधीन आदेश करने वाला सेशन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ऐसे आदेश करने के अपने कारणों को अभिलिखित करेगा कि क्यों मैटर को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, स्वप्रेरणा से किया है या फिर किसी पक्षकार के द्वारा आवेदन दिया गया है या महान्यायवादी के द्वारा पक्षकार के तरफ से के लिए कोई आवेदन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर बता सकते हैं। अब किसी को कोई क्वेश्चन पूछना तो प्लीज़ बताइएगा जल्दी से। हेलो गाइस, कहाँ हो? हाँ, कुछ समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? आया किसी को, या किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बताइए जल्दी से। कोई भी कुछ पूछना चाहें तो? नहीं? चलिए, मैंने आपके लिए कुछ केस लॉज किए हुए हैं इससे रिलेटेड। हाँ जी, तो एक सेकंड ज़रा, मैं देख रहा हूँ अगर केस लॉज मुझे मिलते हैं तो मैं यहाँ पर केस लॉज भी डिस्कस करते हैं हम लोग, और फिर इसके बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं। एक सेकंड रुकिएगा गाइस, हम देखें कहीं डाउनलोड हो गया क्या। कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ गाइस? आज वाली क्लास कुछ प्रॉब्लम है क्या नवनीत जी? कुछ प्रॉब्लम है क्या बेटा? हाँ सर मेरे शुरू के 5-6 सेक्शन सर छूट गए हैं, तो सर वो क्या क्लास यूट्यूब पर मिल जाएगी जो आज वाली है? आज वाली कौन सी? हाँ, मिलेगी आपको, है ना। जिन लोगों के छूट जाएँ, कोई दिक्कत होती है तो अभी मैंने जो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट की है, ये रिकॉर्डिंग मैं आप तक भेजूँगा। परेशान मत होइए, किसी का छूट जाता है तो मुझे बताइए, कोई एक डेट रख करके हम लोग उसको रिवीजन भी कर लेंगे। जैसे अभी कॉन्स्टिट्यूशन में अपने को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें तैयार करनी है आपको। सब लोग केस लॉ पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जिससे केस लॉ ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कर पाएँ। गाइज, ये क्लास मैं अभी यहीं पर स्टॉप करता हूँ। केस लॉज के लिए हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करेंगे आपके साथ, है ना। 2 सेकंड का टाइम लगेगा मुझे, तब तक के लिए आप चाहो तो 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक के बाद हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज, अभी मैं इसको यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ और नेक्स्ट फिर 2 मिनट से हम फिर कंटिन्यू करते हैं केस लॉज के लिए। चलिए गाइज।